फटाफट ये चैप्टर ब्रीदिंग वाला हम आज खत्म करते हैं बेटा, है ना। डिजीज जो हमारी नेक्स्ट है आज, पहली डिजीज है बेटा अस्थमा। अस्थमा, ठीक है बेटा। अस्थमा जो होता है बेटा ड्यू टू एलर्जी होता है ना। और ये किसी किसी को जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसको कि पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको राइस से एलर्जी हो सकती है, ऑयल से हो सकती है, टर्मरिक से हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है बेटा। कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल में, अलग अलग लोगों में बेटा अलग अलग केमिकल के अगेंस्ट एलर्जी पाई जाती है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जैसे कि मान लो मौसम में थोड़ी सी चेंजेज आ गई तो उससे जो है सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर निकले, डस्ट डस्ट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गई उससे एलर्जी होती है, मतलब छींकें आने लगती हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है ना। तो उसके कारण बेटा अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं बेटा हम अस्थमा। और इसमें क्या होता है फाइनली कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं बेटा रिब्स में, कॉस्टल मसल्स जो स्मूथ मसल्स होती हैं बेटा उसमें स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। मतलब स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि ओनली कॉन्ट्रैक्शन नॉट रिलैक्सेशन। तो इसका रिजल्ट ये होता है बेटा कि सांस फूलने लगती होती है ना, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक बात है ना। तो विजिंग साउंड के थ्रू जो ब्रीदिंग होती है बेटा, विजिंग साउंड मतलब घर घर की आवाज आती है ना गले से, ऐसा होता है, उसको हम अस्थमा बोलते हैं। तो इसमें लिखिए इट इज क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, it is chronic respiratory disorder caused by allergent, caused by allergent, ठीक है, of the allergent। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, जो सिम्टम्स होते हैं बेटा, कैरेक्टराइज्ड बाई स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, इन ब्रैकेट लिख लीजिए नॉट रिलैक्सेशन of the bronchial smooth muscles, of the bronchial smooth muscles जो होती है बेटा उसमें क्या होता है, केवल कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। सच पेशेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सच पेशेंट्स exhibit dyspnea, such patients exhibit dyspnea। डिस्पनिया क्या है आप सब जानते हो, such patients exhibit dyspnea along with wheezing sound, along with wheezing साउंड, घर घर की आवाज आती है गले से, है ना, wheezing साउंड। ट्रीटेड बाई, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटेड बाई, बहुत पुरानी दवाई है इसकी, साल्बुटामॉल, है ना। ट्रीटेड बाई ब्रोंकियोडायलेशन ड्रग्स, ट्रीटेड बाई ब्रोंकियोडायलेशन ड्रग्स, जैसे बेटा साल्बुटामॉल, ये मेडिसिन का नाम है बेटा, है ना, साल्बुटामॉल।
सालबुटामॉल, ठीक है, अस्थमा फिनिश। अब नेक्स्ट है बेटा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज। ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज बहुत सारी होती हैं। पहला है बेटा सिलिकोसिस, सिस वर्ड लग गया तो ये डिजीज हो गई सिलिकोसिस, ड्यू टू सिलिका। जो माइन इंडस्ट्री में काम करते हैं बेटा ना नीचे, है ना, उनको ये होती है सिलिकोसिस। तो ड्यू टू सिलिका डस्ट, सिलिका डस्ट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करता है बेटा, उससे जो डिजीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिलिकोसिस। दूसरा है बेटा एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिस यहाँ पे। तो एस्बेस्टोसिस किससे होता है बेटा, एस्बेस्टस डस्ट से, है ना, एस्बेस्टस डस्ट। माइन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ये होता है, जो है ना नीचे सुरंग में काम करते हैं बेटा, उनको होता है, ठीक है। इन माइनिंग इंडस्ट्री, चाहो तो आप दोनों को लिख सकते हो, इन माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को एस्बेस्टोसिस होता है। सिंपल डस्ट से भी जो फार्मर्स होते हैं उनको होता है, उनको बोलते हैं फार्मर्स लंग। फार्मर्स, खेतों में जो लोग काम करते हैं बेटा, उसमें बहुत सारा डस्ट उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, अंदर डिपॉजिट होता रहता है, उसको बोलते हैं फार्मर्स, है ना। और जैसे मान लो व्हीट है, गेहूं है बेटा, उसकी अगर थ्रेसिंग हो रही है तो एट अ टाइम ऑफ थ्रेसिंग बहुत सारा डस्ट निकल के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है ना, और वो ब्लॉक करता है बेटा फाइब्रस, बताता हूं, फाइबर्स बनने लगते हैं बेटा, म्यूकस के जगह पे फाइबर्स बनने लगते हैं ना, और ये चारों रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक बात है, ठीक है। फार्मर्स लंग में क्या लिख दूं मैं, इन थ्रेसिंग डस्ट। एक और होता है बेटा न्यूमोकोरिएसिस, न्यूमोकोरिएसिस। देखो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीजेज लिख देता हूं मैं, तो 4 डिजीज हो गए, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, फार्मर्स लंग्स एंड न्यूमोकोरिएसिस। न्यूमोकोरिएसिस बेटा जो होता है वो कोल डस्ट के कारण होता है, इन कोल डस्ट, मतलब कोयला जहां से निकाला जाता है, जहां पे अनलोडिंग लोडिंग होती है बेटा, वहां पे, ठीक बात है ना। तो ये 4 डिजीज हो गए। अब ये चारों डिजीज में होता क्या है बेटा, फाइब्रस डेवलप हो जाता है, समझ रहे हो, डेवलप फाइब्रस इन लंग्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। होता क्या है इसमें बेटा कि मान लो डस्ट जाके एक्यूमुलेट होने लगी, तो उससे अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए बेटा फाइबर्स डेवलप होने लगते हैं, है ना। दीज डेवलप्स दिख रहा है ना, हाँ, डेवलप्स फाइबर्स इन लंग्स में बेटा फाइबर्स डेवलप होने लगता है प्रिवेंशन के लिए। और जब ऐसा होगा बेटा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी ब्लॉक्ड, फाइबर डेवलप हो गया जहां लेसिथिन है वहीं पे बेटा, अगर एल्वियोली तक गया नहीं तो जो ट्रैक्ट है हमारा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां पे लोअर, स्पेशली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा,
फाइबर्स डेवलप होने लगते हैं जो गैसियस एक्सचेंज को ब्लॉक करते हैं, गैसियस पाथवे को रोकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, इट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस, जैसे कि फाइब्रस डेवलप होगा तो मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस इन लंग्स, ये भी लिख सकते हो, मतलब कि दैट इज फाइब्रोसिस, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या बेटा? बताना, बताओ, कुछ तो बोलो। समझ में आ गया बच्चे यहां तक? लिखो, अस्थमा रिपीट मोहित, और किसी को कुछ रिपीट कराना है बेटा? बताओ। मोहित को अस्थमा समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया तो यस लिखो। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो देखो, ठीक है, ठीक है, मोहित लिख रहा है अस्थमा। बेटा किसी किसी को, जैसे मान लो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहां पर कुछ पॉलन ग्रेन्स आ गए या डस्ट पार्टिकल आ गया, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट ये अपने आप को कुछ मास्ट सेल्स होती हैं, यहां पे आप ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, है ना, या एक्चुअली इसको आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हो +2 में। तो कुछ सेल्स होती हैं बेटा जो इस डस्ट के अगेंस्ट सेक्रेट करने लगती है कुछ केमिकल्स, ऐसा समझ लो आप, और वो केमिकल्स हार्मफुल होता है। उस डस्ट को तो मान लो हटाया, लेकिन बाकी और सेल्स के लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। बात समझ में आ रही है? हार्मफुल होगा। फिर उससे क्या होगी? और म्यूकस का सेक्रेशन बढ़ गया, मतलब इसी को हम एलर्जी बोल रहे हैं, एलर्जी बोल रहे हैं। ये सबको नहीं होता, अलग अलग लोगों को अलग अलग केमिकल्स के अगेंस्ट एलर्जी हो सकती है। बात समझ में आई? तो एलर्जी के कारण बेटा होता क्या है कि जो हमारा लंग्स है, सर इसको बंद कर देना, कम से कम 100 बार तो मैं बंद करता हूं इसको, लोग आते यार छोड़ चले जाते हैं, छोड़ दो आप, लॉक कर दूंगा आप इसको। तो बेटा क्या बता रहा था? अस्थमा, है ना। तो अस्थमा में जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेटा, सॉरी लंग्स में जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेटा, वो डायलेट कर जाते हैं, मतलब उसमें स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो? मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिस्पनिया कॉज कर देता है एलर्जी। मतलब साफ है बेटा कि एलर्जी जो है धीरे 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 लंग्स तक पहुंचती है और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। अस्थमा में आप कितना लोगों को देखा होगा मोहित तूने, कि बहुत से लोग सांस लेने में, बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, समझ रहे हो? एक दो स्ट्रेस चढ़े नहीं कि सांस फूलने लगती है, समझ रहे हो? अस्थमा एलर्जी के कारण भी हो सकती है, और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन एलर्जी के कारण जो होता है उसको हम अस्थमा बोल रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी मोहित? तो लिखो एस। मोहित अगर समझ में आ गया तो लिखो एस, ठीक है। अब है बेटा दूसरी नेक्स्ट डिजीज है डीकॉम्प्रेशन सिकनेस। डीकॉम्प्रेशन सिकनेस, या इसी को बोलते हैं बेटा कैसन्स डिजीज। कैसन्स डिजीज नाम है किसी का, उसी के नाम पे रखा गया है, या बेंड्स डिजीज, बेंड्स डिजीज, ठीक है, बेंड्स डिजीज। या एक और नाम है बेटा डिसबैरिज्म,
बैरिज्म, देख लो साफ साफ, डिसबैरिज्म या बेल्स डिजीज या कैसन्स डिजीज या डिकम्प्रेशन सिकनेस। होता क्या है बेटा, मान लो ये सी वाटर है, सी वाटर में जो गोताखोर लोग होते हैं, है ना, नीचे बहुत तक जाते हैं बेटा, उनको बोलते हैं डाइवर्स, बोलते हैं DIVERS, है ना, डाइवर्स। गोताखोर जो होते हैं सी वाटर में बहुत नीचे तक चले जाते हैं, कभी कभी समझ रहे हो, बहुत गहराई में चले जाते हैं लोग। होता क्या है बेटा कि जैसे ही हम वो लोग नीचे जाते हैं, डीप सी वाटर में जाते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कम होने लगता है सराउंडिंग। ऐसा होने से बेटा बहुत सारी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बेटा ब्लड में चली जाती है, सॉरी बबल्स के फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे ब्लड में चली जाती है। नाइट्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में बेटा चली जाती है, कहां पे, ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड में गैस के बबल्स हैं, और जैसे ही वो ऊपर आए, जैसे ही वो ऊपर आए, कौन, डाइवर्स, तो फिर से नाइट्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेशर कम हो गया, नीचे जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, नाइट्रोजन का बढ़ता है, ऊपर आने पे धीरे धीरे कम होता है, जैसे कम हुआ बाहर बेटा, वो जल्दी से निकलने की कोशिश करेगी नाइट्रोजन गैस के बबल्स जो ब्लड में है। तो फिर क्या होगा, वहां पे प्रेशर होने के कारण वो फट जाते हैं बबल्स, नाइट्रोजन गैस के बबल्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं। और ये जो है बेटा, अगर कैपिलरीज के अंदर बर्स्ट कर गए तो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो टूट सकती हैं। जब ब्लड कैपिलरीज टूट जाएंगी बेटा, तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, और ये सिचुएशन डेथ का कारण भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं बेटा हम क्या, डीकम्प्रेशन सिकनेस और कैसन्स डिजीज और बेंट्स डिजीज और डिसबैरिज्म। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, एस और नो, समझ में आ गया तो लिखो, एस लिखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो नोट करो, बर्स्ट ऑफ N2 मीन्स, मोहित बर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन मीन्स पूछ रहे हो, बबल्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा तूने पूछा, मतलब नाइट्रोजन गैस के बबल का बर्स्ट होने का मतलब तू पूछ रहा है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, बता, बबल्स का फूट जाना, जब तुम कपड़े धुलते होगे तो छोटे छोटे गैस के बबल्स बन जाते हैं, वो फूट जाते हैं, वैसा ही उसमें अंदर गैस तो होती है, एयर तो होती है, गैस के बबल का फूट जाना, समझ गए हो, बर्स्ट हो जाना, फूट जाने को बर्स्ट होना बोलते हैं। चल लिखो, लिखो, इसमें लिखो बेटा अब, इट इज सीन इन डीप सी डाइवर्स, इट इज सीन इन डीप सी डाइवर्स, DE होगा शायद, इट इज सीन इन डीप सी डाइवर्स, आई होगा, इट इज सीन इन डीप सी डाइवर्स, ठीक है, व्हेन द इंडिविजुअल डिसेंड डाउन, नाइट्रोजन गैस वॉल्यूटिन ग्रेनुल्स की फॉर्म में, बहुत मार मारूंगा भाई, ये कौन था, हैं, कौन था जो वॉल्यूटिन ग्रेनुल बोला है भाई, जरा इसका नाम तो देखूं मैं, क्या क्या सोच लेते हो अपने मन से, नवदीप तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, क्या कह रहे हो कौन लिख रहा, नाइट्रोजन गैस वॉल्यूटिन ग्रेनुल्स के, नवदीप, अरे भाई सुन मेरी बात, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी ये बात की लिखोगे, वॉल्यूटिन ग्रेनुल्स प्रोकैरियोट में है बेटा, वो नाइट्रोजन का हो सकता है, वो सल्फर का हो सकता है,
है ना। और भी कई सारे गैसेस हो सकती हैं, वो प्रोकैरियोट है बेटा, वो गैस के वैक्यूल्स है, यहां वो बात नहीं है बेटा, यहां वो बात नहीं है। लिख, पहले बताता हूं मैं। वॉल्यूट्रिन ग्रैन्यूल्स, समझ गए? हाँ चल ठीक है, ठीक है, लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। When individuals descend down, नीचे जब जाते हैं बेटा सी वाटर में, descend down, the pressure of nitrogen, the pressure of nitrogen increase, the pressure of nitrogen increase, ठीक है, the pressure of nitrogen increase, which diffuse into the body, which diffuse into the body, into the body and to blood, and into the blood, and into the blood vessels, and into the blood vessels, forming, and into the blood vessels, and forming nitrogen bubbles, nitrogen bubbles within the blood vessels, within the blood vessels. Next point, as these individuals ascend upward, जब ऊपर आते हैं, as these individuals ascend upward, the pressure of nitrogen declined, the pressure of nitrogen declined, and air bubbles, एयर मतलब कौन सा एयर? नाइट्रोजन गैस वाला, and the air bubbles are burst, फूट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in sometimes these bubbles are may burst within the, in sometimes these bubbles may burst within the fine blood capillaries, within the fine blood capillaries, causing them into rupture, causing them into rupture, फूट जाती हैं, which can be dangerous, which can be dangerous, ठीक है। अब है बेटा नेक्स्ट डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को और क्या बोलते हैं बेटा? हम टीबी भी बोलते हैं, या इसी को हम और क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा कोच डिजीज। क्यों? क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था बेटा? बताया किसने था? रॉबर्ट कोच ने बताया था, रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में बताया था, बट इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? कोच डिजीज, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, caused by mycobacterium tuberculosis, mycobacterium tuberculosis belongs to Monera, ठीक, बैक्टीरिया है ये, इसलिए मोनेरा में। अब मोनेरा में किस ग्रुप में बेटा? एक्टिनोमाइसीट्स में, एक्टिनोमाइसीट्स, अगर आपको याद होगा तो, है ना, जैसे कि आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, उसी तरह से कौन सा होता है बेटा?
एक्टिनोमाइसिट्स, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ना। अच्छा, होता क्या है इसमें बेटा कि मान लो बेटा ये लंग्स हैं, तो ऊपर वाले जो एल्वियोली होते हैं ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एनाटॉमिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो कुछ एल्वियोली ऐसे होते हैं जहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, स्टार्टिंग में यहाँ पे डेवलप होना शुरू होता है। स्टार्ट डेवलपिंग कैसी कंडीशन में बेटा? एनारोबिकली, एनारोबिकली मतलब देखो बैक्टीरिया किसी तरह से इन्फेक्शन हुआ तो पहले बिना ऑक्सीजन के ये डेवलप होता है, समझ रहे हो, और फिर धीरे 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 नीचे बढ़ता है। तो बाद में स्टार्टिंग में मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, एनारोबिकली डिवाइड किया, फिर वो मूव करने लगा बेटा मेन एल्वियोली की तरफ, नीचे की तरफ लंग्स में। तो पहले ये मिलियरी टीबी कॉज करता है। कौन सी टीबी कॉज करता है बेटा? मिलियरी टीबी। बाद में पूरे लंग्स में बेटा प्लूरल फ्लूइड, इससे प्रिवेंट करने के लिए लंग्स क्या करता है बेटा, प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट भी बढ़ने लगता है, प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट भी बढ़ने लगता है, और इसमें जो सरफेक्टेंट है उसका भी अमाउंट बढ़ने लगता है। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओवरऑल ब्लॉक होने लगता है, मतलब इसमें भी डिस्पनिया होगा। डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। और क्या होगा इसमें, फाइब्रोसिस होगा बेटा, और यहां से ब्लीडिंग होने लगेगा, थोड़ा सा इन्फेक्शन कॉज करेगा बेटा। तो ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन होगा ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन होगा बेटा, तो वो ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा, ट्रैक के थ्रू बाहर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो इसका सिम्टम्स क्या होगा, कॉमन क्लिनिकल फीचर, कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होगा, स्पूटम प्लस कफ। लेकिन ये जो स्पूटम कैसा होगा बेटा, ब्लडी, ब्लड भी हो आएगा उसमें, खांसी में है ना, स्पूटम थूक में, ठीक है, स्पूटम में ब्लड भी आता है, ठीक है। और क्या होगा, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम को है ना, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक बात है। और क्या होता है, चेस्ट पेन, ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं बेटा। बाद में धीरे धीरे वीकनेस होने लगता है, बॉडी वेट भी लॉस होने लगता है इसमें, ठीक है। अब तो इसको मतलब हम आराम से क्योर कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन चलती है ट्यूबरकुलोसिस की, लगभग 8 से 9 महीने चलती है इसकी मेडिसिन, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ये ट्यूबरकुलोसिस समझ में आ गया। मेन चीज क्या है आपको याद रखना है बेटा, सिम्टम्स याद रखने हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है, और डिजीज का नाम, ठीक बात है। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो हाँ लिखो, एस लिखो। स्वेलन लिम्फ नोड्स, हो सकता है बेटा ये भी, लिम्फ नोड भी स्वेल हो जाते हैं इसमें। और थोड़ा सा जो है चेस्ट में भी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लगता है बेटा, तो चेस्ट में भी स्वेलिंग हो जाती है थोड़ा सा, समझ रहे हो, वीकनेस होगी, वेट लॉस भी होगा, बहुत वेट लॉस भी होता है। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक डिजीज बताई थी एम्फाइसेमा, बेटा एम्फाइसेमा में लेसिथिन का अमाउंट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, जरा बताना हमें। देखें तो आप लोगों को याद है क्या, कल ही तो बताया था, अभी 2 बार बता चुका हूं, एक तो पहले बताया था, एक कल बताया था, और आज पूछ रहा हूं।
कि एम्फाइसीमा में बेटा लेसिथिन का अमाउंट मोहित डिक्रीज करता है। शाबाश मोहित, बहुत बढ़िया, याद है तुम्हें। हाँ, डिक्रीज करता है बेटा, है ना, डिक्रीज करता है। तो एक डिजीज है बेटा एटेलेक्टेसिस, इसमें भी क्या होता है कि लेसिथिन का अमाउंट कम नहीं बल्कि खत्म ही हो जाता है, लेकिन किस में, न्यू बॉर्न में, इन न्यू बॉर्न बेबी। तो इस जैसे हमने ये भी बताया था आपको, उस एटेलेक्टोज लेक्टेसिस ये डिजीज का नाम नहीं लिया था मैंने बताया था कि कुछ न्यू बॉर्न बेबी में बेटा आफ्टर बर्थ लेसिथिन न होने से क्या होगा, उसका लंग कोलैप्स कर जाते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ब्रीदिंग। समझ रहे हो, फर्स्ट टाइम जब वो ब्रेथ करेगा बेटा तो लंग्स उसके कोलैप्स कर जाते हैं और बेबी की डेथ हो जाती है। उस डिजीज को बोलते हैं बेटा एटेलेक्टेसिस, या इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, कोलैप्सिंग लंग, कोलैप्सिंग लंग्स इन न्यू बॉर्न बेबी। तो इसमें अब तो हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना। ड्यू टू लेस सेक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन न्यू बॉर्न बेबी, लिख सकते हो चाहे तो। कॉन्जेनिटल इन चिल्ड्रेन, मतलब कि जन्म से होता है ये। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब है बेटा एक दो तीन और डिजीज है। हे एलर्जी से तो एक तो अस्थमा होता है बेटा, एलर्जी से एक तो अस्थमा होता है, और उस टाइम पे एक और डिजीज हो सकती है, हे फीवर, HAY। नेक्स्ट डिजीज है ये हे फीवर ड्यू टू एलर्जेंट, ड्यू टू एलर्जेंट या एलर्जिक रिएक्शन। ठीक बात है ना। हाँ, और एलर्जेंट में भी कौन सा एलर्जेंट, स्पेशली पॉलन ग्रेन्स, ड्यू टू एलर्जेंट। और एलर्जेंट में आप लिख लो पॉलन, सबको नहीं होता, हाँ सबको नहीं होता, जिसको होता है पॉलन ग्रेन से एलर्जी उसमें होता है। ठीक बात है ना। कैरेक्टर या सिम्टम्स लिख लो, एक्सेसिव, हाँ केवल पॉलन ग्रेन से लिख लो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग, शाबाश बेटा नवदीप, बहुत बढ़िया। कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग लिखो, कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग या एक्सेसिव स्नीजिंग, रनिंग नोज, रनिंग नोज, है ना, वाटरी आईज, आंखों में से भी पानी जैसा निकलता रहता है, वाटरी आईज, एक्सेसिव स्नीजिंग, एक्सेसिव स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आईज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज लिखो साइगेनोसिस, साइगेनोसिस इन चिल्ड्रेन, साइगेनोसिस इन चिल्ड्रेन, साइगेनोसिस इन चिल्ड्रेन। ठीक है, इसमें लिखो बेटा, मैं एक मिनट रुक जाओ, होल्ड करो जरा, पैरों में दर्द हो रहा है, 2 मिनट रुको। लिखो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, साइनोसिस में इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय bluish coloration, characterized by bluish coloration, red
रेड स्किन, क्या लिखा था बेटा? रेड स्किन, हाँ, ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन, ऑफ स्किन, बहुत बढ़िया, ऑफ स्किन, कॉमा म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, it is mainly occurs due to, it is mainly occurs due to excessive CO2 लेवल, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा घट जाए, तब ऐसा होता है। क्या लिखा? मेनली अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव CO2 लेवल इन द ब्लड and लेस कार्डियक रिस्पॉन्स। हाँ, कार्डियक तो होगा ही, पता नहीं क्या लिखा था आपने, कार्डियक फंक्शन तो डिस्टर्ब रहेगा इससे, है ना। एंड डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, एंड डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। It is two type, it is two type, central साइनोसिस, सेंट्रल, पहला लिखो सेंट्रल साइनोसिस, सेंट्रल मतलब बॉडी के बीच में, है ना, सेंट्रल साइनोसिस, इसमें कि लिप्स और टंग्स अफेक्टेड होता है। सेंट्रल साइनोसिस, डैश देके लिखो लिप्स एंड टंग। और पेरिफेरल साइनोसिस, पेरिफेरल मतलब साइड में, पेरिफेरल साइनोसिस में नेल बर्ड्स, फिंगर्स एक्सेट्रा, नेल बर्ड्स, फिंगर एक्सेट्रा, यहां पे सिम्टम्स आने लगते हैं। और एक चीज और है, एक डिजीज लास्ट में, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, इसको बोलते हैं SNS भी बोलते हैं, है ना, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, SNS। बेटा जो कल मैंने बताया था कि स्नोरिंग वाला जो लोग होते हैं, पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, उनको बोल भी सकते हैं आप लोग क्योंकि डिसऑर्डर है ये। तो स्नोरिंग वाले पेशेंट जितने भी होते हैं ना, लगातार स्नोरिंग नहीं कर सकते, लगातार खर्राटा वो रात भर नहीं ले सकते, है ना, फिर तो उनका, समझ रहे हो, आधे घंटे 1 घंटे तक वो ऐसा करते हैं, उसके बाद वो जगते हैं एक बार। और क्यों जगते हैं ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक बार जगेंगे और पूरी तरह से साफ सांस लेंगे वो। क्यों? क्योंकि आफ्टर हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद वो क्या हो जाता है, एपनिया की तरफ पहुंच जाते हैं, है ना, मतलब कि ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, 1 मिली सेकेंड के लिए या सेकेंड के लिए कर सकते हो। उस टाइम पे वो जग जाते हैं और पूरी तरह से सांस लेंगे, फिर सो जाते हैं। तो ये काम रात भर चलता रहता है, समझ रहे हो, उसी को हम बोलते हैं बेटा स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। और अगर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं बेटा, कोरोना का नाम न ले तो आप लोग कहोगे कि तो बताया ही नहीं सर ने, अभी चल रहा है करंट में डिजीज है ये। कोविड-19 बेटा डिजीज का नाम है, कोविड-19, है ना, कोरोना वायरस डिजीज 1919, तभी पता चल गया था, है ना, 2019 में ही पता चल गया था, समझ रहे हो। 1919 मैंने गलत बोल दिया, 2019 में ही पता लग गया था इसका, इसलिए 19 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट में 19 लिखते हैं। एंड कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस में बेटा प्रोटीन होता है, आप लोग जानते हो, वायरस पढ़ चुके हो, जब हमने वायरस की बात की थी, कोरोना वायरस के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, अच्छी तरह से बताया था कि इसमें क्या क्या होता है। RNA होता है बेटा, और क्या होता है, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और प्रोटीन की कोट होती है, ठीक है। और ये जो कोविड-19 डिजीज है बेटा, ये सार्स के कैटेगरी का ही है। सार्स क्या होता है बेटा, सार्स क्या है,
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, समझ रहे हो? के कैटेगरी का डिजीज है वो, सिंड्रोमल डिजीज है, जल्दी ठीक नहीं होता, समझ रहे हो? ऐसा तो बोल रहे हैं, बट कुछ लोग अब ये बोलना शुरू कर दिए एक कि ये कोई बहुत बड़ी डिजीज नहीं है। इसका कारण ये हो सकता है बेटा, क्योंकि वायरस जो होता है उसमें म्यूटेशन बहुत स्पीड से होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन होते 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 मे भी ऐसा हो सकता है कि वो एक टाइम के बाद उसका हार्मफुल एक्टिविटी खत्म हो जाए, हो सकता है वो बॉडी के अंदर रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, हमें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा डेंजरस हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है। म्यूटेशन तो कैसे भी हो सकता है, जब आप +2 में पढ़ोगे कि म्यूटेशन कैसा कैसा हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है बेटा, बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो कोई नहीं, हम म्यूटेशन के टाइम पे इसको और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और वायरस के बारे में हम लोगों ने कब पढ़ा था, प्रोटिस्टा ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इस तरह से बेटा आज हमारा ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है।